हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन विद फन में। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, मेरी जो ये वीडियोस रहेंगी ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगी। इसमें मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको सॉल्व करवाऊँगी। बाकी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। और तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की, इसमें कितने चैप्टर्स हैं। इसमें जो चैप्टर्स हैं आपके वो 15 है और जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर का है। तो मैं आपको भी एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप भी अपने सामने ये बुक ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बताती चलूँ आप वैसे वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट मैंने रियल नंबर्स लिख रखा है। तो रियल नंबर्स की बात करने से पहले, जो इस चैप्टर में बात की गई है रियल नंबर्स की, उसकी बात करने से पहले कुछ पीछे चलते हैं, कुछ बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं या इसके बाद के नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए, जो नंबर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इमेजिनरी नंबर एंड सेकेंड इज रियल नंबर्स, ठीक है। तो जो हमारा ये चैप्टर है वो रियल नंबर्स पर बेस है। रियल नंबर्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक हम ले लेते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरा ले लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अगर आपकी 6th 7th या 8th की बात करें तो आपने ये चार्ट शायद उसमें पढ़ रखा हो कि नंबर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इमेजिनरी और रियल नंबर्स। फिर बाकी के जितने भी हम नंबर्स पढ़ते हैं, रैशनल, इर्रेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ये सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स के अंतर्गत ही आते हैं। फिर रैशनल नंबर में हम डिवाइड कर देते हैं फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। फिर इंटीजर्स के बाद भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो आ जाता है। फिर उसके बाद भी क्लासिफाई हो जाता है इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने दे दी और आपको पता भी होनी चाहिए कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद ही रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर को ही हम फ्रैक्शन और इंटीजर्स में डिवाइड कर देते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को इस पे वीडियो चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना है, तो अगर कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। फिलहाल ये बात, बस ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी फ्रैक्शन को हम इंटीजर में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर को फ्रैक्शन और इंटीजर में डिवाइड कर दिया। फिर इंटीजर्स के बाद हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी मेरी हो गई। अब जो इस चैप्टर में बताया गया है वो 1.1 में इंट्रोडक्शन है, फिर 1.2 में यूक्लिड डिवीजन लेमा है, 1.3 में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है और 1.4 में रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स है। 1.5 में आपका जो दिया गया है वो रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम बात करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है रियल नंबर्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें सीखेंगे कि एल्गोरिथम और लेमा क्या होता है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हम ले लेते हैं। एल्गोरिथम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, सीरीज ऑफ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस की एक सीरीज है या ऐसे कहें कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है। बाकी आपकी एनसीईआरटी की बुक में डिफिनीशन दी है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेमा की। लेमा क्या होता है? लेमा को बच्चे जानते होंगे, हिंदी में उसको प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो लेमा की भी डिफिनीशन क्या है? पहले डिफिनीशन, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा कथन होता है जो किसी दूसरे क्वेश्चन को या किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए
यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम आपके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा पढ़ेंगे, तो उस लेमा की हेल्प से हम अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। अब हम सीधे सीधे आते हैं, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे बेस्ड है। तो हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा को आपको बताते हैं। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, कुछ बेसिक सी चीज़ें पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे भी सीख लेते हैं कि जैसे कि अगर हमने आपको दिया कि 56 डिवाइडेड बाई 7, शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। 56 डिवाइडेड बाई 7, तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे 7 को 56 से, जहाँ पे 8 क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 58 कर दें तब भी आप 8 बार में डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। इसी तरीके से हम 59 में 60 कर दें और डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ नंबर्स हैं जिनको मैं 7 से डिवाइड कर रही हूँ। पहले 56 को किया, उसके बाद मैंने 58 को किया, फिर 60 को किया। ठीक है, तो इतनी बातें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमसे क्या कहता है, कहता है कि देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स a एंड b। हाँ, ठीक है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, आपकी बुक में लिखा है, आप बुक खोल लीजिए अगर नहीं खोली है आपने तो। मेरा केवल एक ये उद्देश्य है कि आपको हर एक लाइन क्लियर हो, ताकि आपको जो मैथ स्टफ लगती है उसमें आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। A and B, there exist यूनिक इंटीजर्स। अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी, ये वर्ड्स क्यों यूज हो रहे हैं। इंटीजर्स Q एंड R, शायद नीचे ज़्यादा हो गया है, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगी कि थोड़ा ऊपर से बताऊं आपको। R satisfying A is equals to BQ plus R, जहाँ पे R क्या होगा, R इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। अब ये केवल हमें लिखना ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है या इससे हम क्या सीखते हैं, इससे भी हम बहुत कुछ पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, यूक्लिड जी ने क्या कहा था, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यानी कोई हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यानी a या b में से कोई भी 0 ना हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, सीधी सी बात ये है कि पहली बात तो a और b कोई भी 0 नहीं होंगे और ऊपर से पॉजिटिव होंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, तो अगर a और b हमारे पास दो इंटीजर्स हैं तो इसके लिए कोई दो यूनिक इंटीजर q और r होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, a इज इक्वल्स टू बी क्यू पर प्लस r। जैसे कि मैंने भी बताया था कि अगर मान लिया हमने 56 को मान लिया a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, 56 को a मान लिया और 7 को हमने b मान लिया, तो हम इसको डिवाइड कर रहे थे तो हमारा आ रहा था 7 8 जा 56, तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं 56 इक्वल्स टू 7 इंटू 8 प्लस 0। यहाँ पे क्या है, हमारा 0 है, ये हमारा क्या हो गया, b हो गया, ये हमारा a हो गया, ये b, ये q और ये r।
जो इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है कि हमारे पास कोई दो यूनिक इंटीजर अगर हैं तो उसके लिए, अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं तो उसके लिए दो यूनिक इंटीजर इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसा कि है अभी 7 8 जा 56 और 56 में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमें 56 ही मिलेगा। ऐसे जो मैंने 58 के लिए बताया था और 60 के लिए बताया था, तो उसमें भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये स्टेटमेंट उसमें फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो यही यूक्लिड डिवीजन हमारा लेमा कहता है। देयर एग्जिस्ट गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसके लिए हमारे पास दो यूनिक, क्यों यूनिक इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसी क्वेश्चन को किसी अलग तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। 7 8 जब 56 होता है तो इसके लिए 8 और 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ नहीं कि यहाँ पे कोई और भी नंबर हो जाए तब भी हमारा 56 है, जैसा आप समझ सकते हैं छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बस मैंने थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी दे दी कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में कोई दिक्कत ना हो। जो आप डिवाइड करते आए हैं 6th 7th 8th में, ये कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा आगे की चीज़ें आपको बताई गई हैं। जहाँ पे R क्या रहेगा, हमेशा B से छोटा रहेगा। सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं, किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर रहता है वो हमेशा हमारा डिवाइज़र से छोटा ही रहता है। आपको पता भी होगा, लेकिन मेरी भी थोड़ी आदत है बेसिक सी जानकारी देने की। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा हमेशा इससे डिवाइज़र से छोटा ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे B क्या है, डिवाइज़र होता है, और हमेशा 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको तरह तरह के नंबर्स को 7 से डिवाइड करके बताया भी था। ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब जैसे कि क्या है, ये आपको पेपर में लिखने के लिए नहीं आता है। ठीक है, आपको इस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे इस पे बेस्ड, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में भी आनी चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है और यहाँ पे यूनिक इंटीजर क्यों यूज़ हो रहा है, फिर ये स्टेटमेंट क्या है। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चे पढ़ लेते हैं केवल, लेकिन उनको समझ में नहीं आती हैं बातें। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे, जिसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया गया है। कुछ ना समझ में आए तो मैं बार बार कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, बुक्स आपने खोल रखी होंगी। 1.1 जो पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है, इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आप चाहें तो पहले बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले आप वीडियो को मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले आप मेरा लेक्चर सुनिए, उसके बाद आप बुक्स को ज़रूर पढ़िए ताकि आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, जिससे आपको क्वेश्चंस और आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इरेज करने के बाद यहाँ पे अपना क्वेश्चन नोट कर लिया है। हमें 867 एंड 255 का HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। ठीक है, तो जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते थे तो वो कुछ ये था। ठीक है, हम क्या करते थे, हम देखते थे कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमें पता है 867 इज़ ग्रेटर देन 255, तो हम क्या करते थे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते थे। वही यहाँ पे मैंने कर रखा, ये 3 टाइम्स डिवाइड हो गया, 102 आया। फिर जो हमारा रिमाइंडर आता था उसे हम डिवाइज़र बनाते थे। ठीक है, और जो हमारा डिवाइज़र होता था उसे हम डिविडेंड बना देते थे। फिर हम कैंसिल करते थे, फिर देखते थे कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। तो जब 0 नहीं आता है तो फिर हम जो रिमाइंडर है उसको डिवाइज़र बनाते हैं और जो डिवाइज़र है उसको डिविडेंड बनाते हैं और फिर कैंसिल करते हैं। तो तीसरे स्टेप में हमें पता चल गया कि हमारा रिमाइंडर 0 है, यानी इसका और इसका जो HCF है वो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ऐसा ही कुछ हमने 7th या 8th में लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड किया है। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो इसी पे बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमारे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये हम 7th की बात मैंने बता दी, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया हेयर, ये कुछ आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी क्योंकि अब आपको बड़े क्लासेस में आया तो भाई कुछ बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हेयर वी सी दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस, देन for
867 and 255. There exist unique integers. कौन से यूनिक इंटीजर इसके लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं? 3 and 102. 3 and 102. साथ साथ चलते रहिए मेरे साथ। लैंग्वेज आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 and 102। तो जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। चलिए करते हैं। a क्या है हमारा? 867। 867 इज इक्वल्स टू बी जो हमारा है वो 255 है, और जो हमारा q आया है वो 3 प्लस आर यानी 102। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये एल्गोरिथम ये कहता है कि जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए तब तक हम उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। यही हमारा एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। ठीक है, तो आप फिर एक लाइन नोट कर लीजिए। हेयर 102 इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए वो बात अलग थी, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये मैं बता रही हूँ। लेमा क्या वो मैंने बताया, लेकिन जो HCF फाइंड करने के लिए जो कंडीशन है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर आपको 2 नंबर का HCF फाइंड करना है तो उसके लिए रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर वही हम स्टेप बाय स्टेप उसको 0 बनाएंगे इस तरीके से। तो वही हमारा एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे जब 0 नहीं है तो अगेन फॉर 102 एंड 255, इसको देख देख के बस करते चलिए। सो यहाँ पे लिख दीजिए 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर हमने देखा अगेन 51 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर आप अब ये लाइन लिख सकते हैं, यही जो मैंने लाइन लिखी है, टेकिंग 255 एज अ नहीं सॉरी टेकिंग ये 51 आपका इज नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो टेकिंग 51 एज अ डिवाइजर एंड 102 एज डिविडेंड। आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं। टेकिंग, ज़रूरी नहीं कि आप सेम वही लैंग्वेज यूज़ करें जो यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपकी NCERT की बुक्स में है। अगर आप अपनी लैंग्वेज अच्छी से अच्छी बना सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिए। टेकिंग मैंने इसलिए ये कर दिया, ऐसे आपको भी करना है। आप रफली ऐसे कर लेंगे तो आपको ये लैंग्वेज लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, किसी भी नंबर के लिए आपको दिक्कत ही नहीं करेगा। यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग 102 एज डिविडेंड एंड 51 एज डिवाइजर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मेरे पास स्पेस नहीं तो मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम खैर एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी कि 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे हमने देखा कि r बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 क्या बताता है? ये 0 हमें ये बताता है कि जो पहले वाला हमारा रिमाइंडर था जिसको हमने डिवाइजर बनाया था, अब वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 867 एंड 255 का HCF क्या आ गया? 51, जैसा कि यहाँ से दिख भी रहा था। लेकिन अब हमें हाई स्कूल बेसिस पे पढ़ना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा, और करना ही नहीं पड़ेगा, इसको समझना भी पड़ेगा कि ये सब क्या है, जो कि मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लास्ट में ये लिख सकते हैं, सो द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 51। अब इस बेसिस, अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी 2 नंबर दे दिए जाए तो आप उनका HCF फाइंड कर सकते हैं। 2 के अगर आपको 3 नंबर भी दे दिए तब भी आप HCF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो इसी पे बेस्ड था। आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, बस थोड़ा सा एल्गोरिथम आपको करना पड़ा यहाँ पे, जो कि आपके लिए काफ़ी इजी रहा होगा। ठीक है, बाकी अब जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ये देख लीजिए।
सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, ये सब आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। इन्होंने कहा है कि आप इसको शो करिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो या फिर 6q+1 के फॉर्म में होगा, या 6q+3 के फॉर्म में होगा, या 6q+5 के फॉर्म में होगा। देखिए जो 6 की टेबल जब आप पढ़ते हैं तो आपको सभी नंबर्स यहाँ पे इवन मिलते हैं। अगर आप 6 की टेबल पढ़ेंगे तो सभी नंबर्स इवन मिलेंगे। तो अब उन नंबर्स में अगर आप कोई भी ऑड इंटीजर को ऐड कर देंगे तो वो भी ऑड ही हो जाएगा। तो वही यहाँ पे है कि q कोई इंटीजर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और जब हमने q को 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड किया होगा, q को 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड किया होगा, q को 6 से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड किया होगा, तो वो ऑड ही रहा होगा, जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे इन्होंने कहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है, आप शो करिए। तो खैर शो तो हम कर लेंगे, लेकिन इसको समझ भी लीजिए कि उन्होंने यहाँ कहा ही है कि q इज सम इंटीजर। तो मान लेते हैं भाई q को हम अपनी तरफ से 2 ले लिए, तो 2 ले लिए तो 6 × 2 + 1, तो 6 × 12 + 1 13, यानी ये ऑड आ गया। तो हमें खैर ये तो नहीं कर करके दिखाना, ये तो एक तरीका है कि हम q को इंटीजर्स बाय इंटीजर्स लेते जाएं और तो हमें ऑड नंबर मिलते जाएंगे। लेकिन हमें यूक्लिड, चूँकि हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो हमें इसको उस तरीके से शो करके दिखाना होगा कि जो इस फॉर्म का नंबर होता है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, ठीक। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या होता है a = bq + r, और यहाँ पे r क्या होता है, ग्रेटर दैन 0 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो b हम यहाँ पे अपना 6 सेलेक्ट कर चुके हैं, 6q + r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो r है हमारा वो 6 से लेस होगा और 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, थोड़ा छोटा हो गया है, 0 1 2 3 4 एंड 5। पहले हम r की वैल्यूज फिर पुट करेंगे, तो 0 सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। तो a = 6q + 0 means 6q, and a = 6q + 1, फिर a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, फिर a = 6q + 5। देखिए पता सब यहीं से चल रहा है, कौन सा इवन आएगा कौन सा ऑड आएगा, लेकिन बस बात इतनी है कि हमें इसको शो करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर वो 2 के मल्टीपल होते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें ये दिखा दें, हमें ऑड बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस, यानी 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 को हम कुछ ऐसे दिखा दें कि ये 2 के मल्टीपल नहीं है। तो अगर ये 2 के मल्टीपल नहीं होंगे तो ये ऑड नंबर होंगे, तो हम इन्हीं को दिखाते हैं, क्योंकि इसको तो हम 2 × 3q लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3q + 1 हो जाएगा। 4 वाले में भी यही है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q + 2 हो जाएगा। तो जो 6q है और जो 6u2 है, 6q + 4, यानी ये सब 2 के मल्टीपल के रूप में हम इनको इनकी फॉर्मेशन है, इनको हम 2 के मल्टीपल के रूप में इनको फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो 6q + 1 है हमारा, 6q + 3 है, 6q + 5 है, इसको अगर आप बनाना चाहेंगे तो 2 के मल्टीपल में नहीं बन पाएगा। तो यहीं से बस हमें पता चल जाएगा कि 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 आर ऑड इंटीजर्स, ठीक है, ये ऑड नंबर्स। तो बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप इनको 2 के मल्टीपल में बना देंगे। और ये जब आपके नहीं हो पाएंगे, दिख भी रहा है ऐसा
यहाँ से आप 2 कॉमन नहीं ले सकते, जैसे कि एक कर सकते हैं हम इसको 6q प्लस 4 प्लस 1 इसको लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमने 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 2q प्लस 2 प्लस 1। तो यानी ये फॉर्म ही हमें क्या बताती है, ये फॉर्म हमें ये बताती है कि 2 का मल्टीपल प्लस 1। इसका मतलब ये क्या है, ये ऑड नंबर है। सेम ऐसे इसमें भी हो जाएगा, सेम ऐसे इसमें भी हो जाएगा। तो हम इसका अलग अलग करके दिखा देंगे, ऐसे इसका भी करके दिखा देंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2q प्लस 2 प्लस 1, 3 को हम 2 प्लस 1 लिख लेंगे, तो 2q प्लस 1 फिर प्लस 1। इसमें भी हमें वही चीज़ पता चली कि 2q प्लस 1 और प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आपके क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे, ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। तो ये हाँ, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमारे कौन से नंबर इवन में आएंगे और कौन से ऑड में आएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया भी है करके 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 हैं। तो इवन ये तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन अगर हम इसे 2 के मल्टीपल में फॉर्म कर दें तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हमने इनको 2 के मल्टीपल में फॉर्म कर दिया है, और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को जब करने की कोशिश की तो उसमें रिमाइंडर 1 बच गया। इसका मतलब ये हमारे 2 के मल्टीपल नहीं है। तो हम लास्ट में इसमें लाइन लिख देंगे, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लग रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी मिलते हैं।